हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज लगभग 2 बजे एक नोटिफिकेशन आया था एनटीए की तरफ से। तो उन्होंने बोला है कि जो अपना रिज़ल्ट है वो 1 या 2 दिन में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या रहता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनटीए पे भरोसा करना, खैर मुझे तो भरोसा है नहीं एनटीए पे। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, लेकिन देखते हैं क्या है। एक या 2 दिन में आ सकता है रिज़ल्ट, पर मेरे हिसाब से तो रिज़ल्ट 20 फरवरी से पहले मुश्किल है फ्रेंड्स आए। लेकिन अभी अभी नोटिफिकेशन देखा गया था, मैंने देखा था आज, तो उसमें बोला गया था कि 1 या 2 दिन में जो रिज़ल्ट है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो बाकी देखते हैं क्या है, पर हो सकता है 20 तक भी आए, क्योंकि इन पे भरोसा करना एक ज़्यादा ठीक भी नहीं है। बाकी देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। जो जैसे कि आपको पता है, मैं रोज़ एक वीडियो डेली डालने की कोशिश करता हूँ, डालता भी हूँ। तो चलिए देखते हैं। टेस्ट नंबर 12 है ये, और इससे पहले मैं 11 टेस्ट करा चुका हूँ। अगर नहीं देखी फ्रेंड्स तो वो जा कर के देख लें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, पूछा गया है चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि है। यानी चावल प्रधान, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन, यानी चावल प्रधान, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि है। यानी सबसे ज़्यादा चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि कहाँ पर होती है? दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा जो चावल जो प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि होती है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे मेन बात तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कि 10 से 30 डिग्री तक आता है। वहीं देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु अधिकतम पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर चावल की जो खेती होती है बहुत ज़्यादा होती है। पश्चिमी एशिया की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कॉटन यानी कपास की कृषि अत्यधिक होती है, और दक्षिण एशिया में होती है। लेकिन इतने देश दक्षिण एशिया के अंदर नहीं आते जितने कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। देखा जाए यूरोप में, तो आपको पता है फ्रेंड्स, यूरोप जो है 35 से अबव है। तो 35 से अबव जाने पर, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर तापमान कम होता जाता है, जिसके कारण चावल जैसी जो फसलें होती हैं, चावल है, गन्ना है, ये ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण यूरोप तो आंसर होगा नहीं फ्रेंड्स। अगर सबसे बेस्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, इसमें होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है अर्जेंटीना में, यानी कि अर्जेंटीना में जो दक्षिणी अमेरिका का देश है अर्जेंटीना में पशुओं के बड़े बड़े बाड़ों, यानी कि फार्म को क्या कहा जाता है? यानी कि जो अर्जेंटीना में जो पशु होते हैं, उनके बड़े, जिसमें पशुओं को रखा जाता है, उनके जो बड़े बड़े बाड़े होते हैं या फार्म होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अल्फांसो, एस्टेंसिया, अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स हमें पता है अल्फांसो एक तरह की आम की फसल है, यानी आम का नाम है। तो फ्रेंड्स ये तो होगा नहीं, क्योंकि पशुओं के बड़े बड़े फार्म है। वहीं अगर अल्फ़ा की बात करें, तो अल्फ़ा एक प्रकार की घास है, यानी कि एक प्रकार की घास है, जिसको हिंदी में की बात करें तो अल्फ़ा को हिंदी में रंजक्या कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी पीछे पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था एक, कि विटिकल्चर को कहा गया था द्राक्षा कृषि किससे संबंधित है, कुछ ऐसा था। और अगर उसको हम इंग्लिश में देखते तो उसका विटिकल्चर सही था। ऐसे ही पूछा जा सकता है अल्फ़ा या रंजक्या क्या है। तो रंजक्या जो है एक प्रकार की घास है, यानी कि अल्फ़ा ना दे के रंजक्या दे दे तो फ्रेंड्स घबराना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि अल्फ़ा को ही हिंदी में रंजक्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा एस्टेंसिया, यानी कि जो अर्जेंटीना में जो पशुओं के बड़े बड़े बागान होते हैं उसको एस्टेंसिया कहा जाता है। जहाँ अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा एक प्रकार की घास है, जिसको हिंदी में रंजक्या कहा जाता है। अल्फांसो एक प्रकार का आम है, यानी कि आम का ही कह सकते हैं वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेम है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन से कहा है इसमें कि ग्रांड चाको कहाँ के घास के मैदानों को कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स हमें सबको पता है ग्रान चाको जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं फ्रेंड्स, जैसे उरुग्वे है, पराग्वे है और अर्जेंटीना है। तो इनके जो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं जो मैंने ये बताए थे, उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना, तो वहाँ के जो घास के मैदान हैं उनको ग्रान चाको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, यानी दक्षिण अमेरिका। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कुज्नेट्स्क व डोनबास बेसिन कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी ट्रिक भी है याद करने की फ्रेंड्स, अगर हम इसको याद करें, आपने देखा होगा कि जितने भी रूसी संघ हैं यानी रसिया है, रूस है, तो उसके जो देश होते हैं उसमें इर्कुटस्क, कुज्नेट्स्क और वर्खोयांस्क, यानी कि जो एंड में अगर अंतिम में देखा जाए तो टासक या एस के देखा जाता है। अगर ये भी हम याद रख लें तो फ्रेंड्स इससे भी हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रूसी संघ। आइए देखते हैं, क्योंकि कुज्नेट्स्क ये जो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, तो वो जो करते हैं लोग वो रूसी संघ के करते हैं। वहीं अगर ब्रिटेन के लोग देखें, ब्रिटेन या यूरोप के लोग देखें, तो ब्रिटेन या यूरोप के लोग टा और डा अणा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वहीं अगर अमेरिका में आनिया, वानिया इस तरीक़ा के जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम शब्दों को भी देखें तो फ्रेंड्स शब्दों से भी आंसर काफ़ी हद तक निकल जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स 5वां नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है फरगना घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फरगना घाटी या फरगाना घाटी कहाँ की है। तो फ्रेंड जो फरगाना घाटी है ये तुर्कमेनिस्तान की है। पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया था कि डोनबास बेसिन कहाँ का है, इर्कुटस्क कहाँ का है, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फरगाना घाटी कहाँ की है। तो ये तुर्कमेनिस्तान की फरगाना घाटी है, वैली। वहीं पूछा जाए तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, यही पूछा गया है कि फरगाना घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स फरगाना घाटी जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है नारमंडी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, अगर इसको याद करें तो नारमंडी मैंने जैसा कि बताया था अभी कि जो अपने यूरोप के देश होते हैं, जैसे जर्मनी भी यूरोप का देश है, लेकिन अगर वहीं अड़ा डा और इस चीज़ का जो इस्तेमाल करते हैं वो यूरोपीय देश यानी ब्रिटेन के देश करते हैं। जैसे कि इसमें नारमंडी क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो रूस में तो होगा नहीं फ्रेंड्स, ये ना ही नेपाल में है। और नारमंडी क्षेत्र जो है ये फ्रांस का एक क्षेत्र है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शिकागो किस झील के तट पर स्थित है। पूछा जा सकता है वन लाइनर में, पीजीटी में पूछा जा सकता है कि शिकागो जो है किस झील के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स शिकागो जो है मिशिगन झील के तट पर है। इसी शिकागो यानी इसी झील के तट पर आपने सुना होगा एक मॉडल आया था शिकागो को बेस पर, जो सामाजिक आंकड़ों पर आधारित था, होमर हायट का, यानी सेक्टर मॉडल जो आया था फ्रेंड्स, वो इसी झील के किनारे यानी इसी झील के तट पर जो बसे हुए शहर हैं, यानी कि इसी झील के तट पर जो बसे हुए शहर हैं वहाँ की स्टडी पर होमर हायट ने जो अपना सेक्टर मॉडल था वो यहाँ पर दिया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इसिकारी, मुरेरा, जोकल कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित हैं। ऐसे फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी डोनबास पूछा गया था, फरगाना घाटी पूछा गया था, नारमंडी क्षेत्र पूछा गया था, ऐसे पूछा जा सकता है इसिकारी, मुरेरा, जोकल कोयला क्षेत्र अवस्थित हैं, यानी कहाँ पर ये सिचुएटेड हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कोयला क्षेत्र हैं ये जापान के कोयला क्षेत्र हैं। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में फ्रेंड एशियन कोयला क्षेत्र है, एशियन बोलते हैं इसको, एशियन। और चीन में शेनयांग है फ्रेंड्स, शेनयांग है, और एक और है, 3 नाम है उसके। फ्रेंड्स आगे देखते हैं गेट पूछा जाएगा, सिंपल में पूछा जाएगा गेट की स्थापना कब हुई। जैसा कि पीजीटी में पूछा गया था कि जो जल नीति थी यानी वाटर पॉलिसी थी वो कब आई थी, यानी कि 2012 में आई थी वाटर पॉलिसी। तो ऐसे ही ये पूछा जा सकता है कि जो गेट है यानी गेट की स्थापना कब हुई थी। यानी गेट का मतलब होता है फ्रेंड्स जनरल, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन द जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि जो
ये गेट है, ये गेट जो है जो एग्रीमेंट होते हैं यानी व्यापार से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो आईटीओ होते हैं यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसकी जो हम जो कितना आयात करते हैं कितना निर्यात करते हैं, ये उसके लिए लाया गया था। तो फ्रेंड्स ये अगर पूछा जाए कि ये अप्लाइड कब हुआ था यानी व्यवहारिक रूप कब आया था, तो फ्रेंड्स इसका जो व्यवहारिक रूप था 1947 में आया था। वहीं इसकी स्थापना जो हो गई थी फ्रेंड्स, यानी एक तरह से जो प्रोविजनल बेसिस पर आया था फ्रेंड्स, तो 20 जनवरी 1948 को आया था। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली नदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग में, सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सी नदी है जो लाई जाती है फ्रेंड्स, तो गंगा नदी। तो फ्रेंड्स गंगा नदी का इतना लंबा अपना नहीं है, क्योंकि गंगा नदी एक तरह से मैदान में बहती है, तो इसका जो है अधिक प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतना अवसाद है जिसके कारण इतनी गहराई नहीं है जो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट इसमें हो सके, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके, तो गंगा नदी नहीं होगी। वहीं अगर पो नदी की बात करें तो पो नदी भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स पो नदी के किनारे ये भी एक तरह से गंगा के तरह ही इटली में चलती है। और जहाँ देखा जाए मिसिसिपी, तो उत्तरी अमेरिका का एक मिसिसिपी शहर है, यानी कि देश है, जहाँ पर मिसिसिपी पक्षी पंजाकार डेल्टा बनाती है, वहाँ गिर जाती है, तो इसका इतना प्रयोग नहीं है। वहीं अगर राइन नदी की बात करें फ्रेंड्स, राइन नदी जर्मनी में, तो ये जो है कोयला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाई जाती है फ्रेंड्स, तो वो लाई जाती है राइन नदी। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टी आकार की बस्ती सामान्यता पाई जाती हैं। ये फ्रेंड्स सेटलमेंट से क्वेश्चंस है। इस तरीके के क्वेश्चंस पीजीटी में वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं कि जो टी आकार है यानी टी आकार की जो बस्ती है सामान्यता कहाँ पाई जाती है, चौराहे पर। तो फ्रेंड्स चौराहे पर जो है इस तरीके से जो बनती हैं, ये जो है टी आकार की नहीं होगी, ये तो क्रॉस आकार की होगी, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे पे इस तरीके से होती है फ्रेंड बस्ती, यानी इस तरीके से बस्ती बनी होती हैं, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा। यानी रेल है, ये रेल की पटरी है, यहाँ से इस तरीके से बस्ती बनी होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स बात करें तिराहों पर, तो तिराहा इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुए फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो ये जो होती है टी प्रकार की, ये जो है तिराहों पर बनती है। बहुत सिंपल था इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आटाकामा मरुस्थल प्रसिद्ध है, यानी जो दक्षिण अमेरिका में जो सबसे शुष्क स्थान है एरिका, ये आटाकामा मरुस्थल का ही पार्ट है। तो पूछा गया है वो किस लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रेट के लिए, तांबे के लिए। तो फ्रेंड्स सबको पता है कि जो आटाकामा जो मरुस्थल है ये नाइट्रेट और तांबा दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है, और इसको देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं ऐसे ही वीडियो डेली डालने की कोशिश कर रहा हूँ, डालने की कोशिश करके रहा हूँ, डाल भी रहा हूँ, और तब तक एग्ज़ाम होगा मैं लगातार ये सीरीज चलाता रहूँगा। तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सन्नगर यानी कि पुनर्वेशन अगर इंग्लिश में बात करें फ्रेंड्स तो पुनर्वेशन। तो पूछा गया है पुनर्वेशन शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी सन्नगर यानी कोई ये नगर है, तो इससे जो सटे हुए होते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्र होता है ये सन्नगर, तो ये शब्द जो दिया था वो किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो है पैट्रिक गैडिज ने दिया था, ये जो है पैट्रिक गैडिज ने दिया था, और ये 1915 में दिया गया था। तो पूछा जाए सन्नगर शब्द किसने दिया, जैसे अभी पूछा गया था फ्रेंड्स पीजीटी में कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था, हरित क्रांति यानी कि हरित क्रांति, कुछ ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं, पीजीटी के एकदम पैटर्न क्वेश्चन है। तो जो हरित क्रांति शब्द था वो विलियम गॉड ने दिया था। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सन्नगर शब्द किसने दिया, तो पैट्रिक गैडिज ने दिया, और कब दिया, तो 1915 में दिया। वहीं अगर गोटमैन की बात करें तो गोटमैन ने 1958 में मेगालोपोलिस शब्द दिया। तो पूछा जाए कि मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया, तो गोटमैन ने दिया। सन्नगर किसने दिया, तो पैट्रिक गैडिज ने दिया। अगर रेड जेल की बात करें तो फ्रेंड्स रेड जेल ये पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक ज्योग्राफी के
फादर हैं। इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी और लेवेंथ्रम बहुत सारे कंसेप्ट इन्होंने दिए थे, इसलिए इनको मानव भूगोल का पिता या जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, और फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी आपको ये वीडियो लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।